अगर आप इस कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। होटल में त्रिवेणी अंदर आई तो एक बेड पड़ा हुआ था और उसके सिवा कुछ भी नहीं था और होटल भी काफ़ी पुराना लग रहा था कि अचानक से बाहर से आवाज़ आने लगी, बाहर निकलो, बाहर निकलो। त्रिवेणी ने सुना तो बाहर निकलने को हुई कि कोई उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और जल्दी से बाहर कुछ दूर पर लेकर आया कि त्रिवेणी उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है। उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़का पलटकर उसे देखते हुए बोला, वो हेलो एहसान जानती हो? अगर नहीं जानती तो मैं खुद तुम्हें बता देता हूँ, जान बचाई है मैंने तुम्हारी। यकीन नहीं है तो सामने देख लो। त्रिवेणी ने सामने देखा तो होटल का आधा हिस्सा गिर चुका था और पूरा कभी भी गिर सकता था। अब वो लड़का अपना हाथ सामने करते हुए बोला, अच्छा वो सब छोड़ो, वैसे मेरा नाम शेरा है और तुम्हारा? त्रिवेणी नाम बताना जरूरी नहीं समझती और साइड से जाने लगी तो शेरा उसका हाथ पकड़कर सामने करते हुए बोला, उधर कहाँ जा रही हो? त्रिवेणी उसका हाथ झटक कर गुस्से में थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। शेरा बोला, अजीब लड़की है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। जैसे मैं मारा जा रहा हूँ। फिर खुद से बोला, वैसे दिखने में तो ठीक ही लग रही है और चश्मे में तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही है और मासूम भी। बस गुस्सा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, फिर भी देखते हैं क्या होता है, क्या पता मान जाए और दोस्ती कर ले। अब रात हो चुकी थी लेकिन होटल के सभी लोग बाहर ही बैठे थे तो डर नहीं लग रहा था। त्रिवेणी भी साल ओढ़ कर बैठे बस किसी तरह रात काट रही थी कि किसी ने उसके सामने चाय का कुल्हड़ रख दिया। त्रिवेणी ने देखा तो शेरा मुस्कुराते हुए बोला, पी लीजिए, ठंड लग रही होगी। त्रिवेणी अब चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। शेरा बोला, यार आप लड़कियां इतना। त्रिवेणी ने घूरते हुए उसके हाथ से चाय ले लिया तो वो भी अपना चाय लेकर उसके पास ही बैठ गया और बोला, तो यहाँ आने का कारण घूमना है या फिर ब्रेकअप हो गया है इसलिए चिल आउट करने आई हो? त्रिवेणी ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया तो शेरा बोला, ठीक है मैं ही बता देता हूँ, मैं ना मुंबई से हूँ और यहाँ पर चिल करने आया था क्योंकि मेरा 4 साल पुराना रिलेशनशिप कल टूट गया। फिर थोड़ा हंसते हुए बोला कि पता है तुम्हें उसने मुझसे क्या कहा? उसे मुझसे आज़ादी चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी बेवकूफ़ लगता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। त्रिवेणी ने एक नज़र उसे देखा। उम्र कोई 27-28 साल का ही लग रहा था और चेहरा भी ठीक ठाक था और नेचर भी तो गुंडों वाला नहीं लग रहा था। शेरा अब उसकी तरफ देखकर खुद को नॉर्मल करने के लिए फिर से हंसते हुए बोला, देखो अब तुम मुझ पर तरस खाकर मुझे प्रपोज मत कर देना क्योंकि अभी मैं सिर्फ यहाँ चिल करने आया हूँ। त्रिवेणी बोली, आई हैव अ बॉयफ्रेंड सो यू डोंट वरी। शेरा बोला, क्या 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 कहा तुम सच बोल रही हो? उसने इतना तेज बोला था कि सब लोग उन दोनों को ही देखने लगे। त्रिवेणी ने घूरा तो वो फिर से चुप होकर बैठ गया और शांति से बोला, सच में तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है? मतलब तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है? त्रिवेणी कुछ नहीं बोली। शेरा बोला, देखो तुम मुझे सब सच बता सकती हो, किसी से कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुम्हारा फेस देखकर। त्रिवेणी बीच में ही बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शेरा उसे देखते हुए बोला, और तुम्हारा क्या, तुम भी करती हो या फिर टाइम पास? त्रिवेणी गुस्से में बोली, जस्ट शट अप, नन ऑफ योर बिजनेस, समझे? शेरा बोला, यार मैं तो। त्रिवेणी बोली, क्या मतलब? हाँ बोला ना जाओ यहाँ से, एक बार में बातें समझ नहीं आती क्या? शेरा ने अब उसकी आंखों में आंसू देखा तो बोला, इतना प्यार है तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और उससे बोल दो, फिर देखो तुम्हें खुद से 1 मिनट भी दूर नहीं रह पाएगा और ना ही तुम्हें कहीं जाने देगा। त्रिवेणी चेहरा घुमाकर अपने आंसुओं को पोंछकर कुछ नहीं बोली तो फिर शेरा भी उससे कुछ दूर जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। रात के अंधेरे में भी उसका चेहरा और उस पर उसकी आंखों का चश्मा उसे सबसे यूनिक बना रहा था। शेरा चेहरा घुटनों पर रखे बस एकटक उसे देखे जा रहा था। बगल में कुछ बच्चे अपने में अंताक्षरी खेल कर कैसे भी रात काट रहे थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। त्रिवेणी ने अब बिना किसी तरफ देखे वहीं पत्थर से सर टिकाकर आंखें बंद कर लिया, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और सोचने लगी, अगर शिवम ने उस वक्त वो बात नहीं कही होती तो दोनों पास ना सही लेकिन साथ तो होते। रात को जब बारिश होने लगी तो वो भीगने लगी, लेकिन शेरा जबरदस्ती उसे अंदर टेंट में ले आया। सब लोगों को वहाँ कुछ लोगों की मदद से छोटे छोटे टेंट मिल चुके थे, जो इस समय उन लोगों के लिए काफ़ी था। सुबह मौसम तो साफ हो चुका था, लेकिन अगल बगल का एरिया खुलने का या रास्ता खुलने का नामो निशान नहीं था। दूर दूर तक बस पानी या फिर तबाही ही दिख रही थी, जो शायद रात के अंधेरे में सबको नहीं दिखी थी।
त्रिवेणी बाहर आकर सब कुछ देखते हुए सोचने लगी, वो लोग इन सब में कैसे बच गए जबकि यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रखा था। शेरा आते हुए बोला, क्या सोच रही हैं, ज़रा हमें भी बताएंगी? और यार कम से कम नाम तो बता दो, अच्छा असली नहीं तो कोई नकली नाम ही बता दो। त्रिवेणी ने बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, त्रिवेणी। शेरा बोला, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, लेकिन मैं तो तुम्हें चश्मे सी बुलाऊंगा। त्रिवेणी उसे घूरते हुए बोली, सोचना भी मत। शेरा बोला, यार तुम ना मुझे इस चश्मे में बहुत क्यूट लगती हो इसलिए बोल रहा था, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और बुला लूँगा। त्रिवेणी बोली, बुलाना है तो सिर्फ मेरे नाम से बुलाओ वरना कुछ मत बुलाना। बोलते हुए आगे जाने लगी। शेरा बोला, यार लेकिन तुम उधर कहाँ जा रही हो, वो मिट्टी अच्छी नहीं है। अच्छा रुको मैं भी आ रहा हूँ, बोलते हुए उसके पीछे जाने लगा। त्रिवेणी आगे जाने लगी और शेरा उसे बुला रहा था, लेकिन वो फिर भी कुछ गुस्सा और कुछ फ्रस्ट्रेशन में आगे बढ़ रही थी। शेरा कब से उधर जाने से रोक रहा था, लेकिन त्रिवेणी बिना उसकी बातें सुने आगे बढ़ रही थी। शेरा रुकते हुए बोला, हे हेलो, उधर मत जाओ यार, उधर खतरा है, आर्मी और पुलिस बस किसी भी टाइम आती होगी। 15 मिनट बाद आर्मी और पुलिस के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा। सब जल्दी जल्दी चीज़ों को इधर से उधर कर रहे थे, कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से भी बाहर निकाल रहे थे। शेरा भागते हुए दूसरी तरफ आया और किसी के कंधे पर हाथ रख कर बोला, एक्सक्यूज मी सर, वो एक लड़की थोड़ी गुस्से में उधर चली गई हैं, प्लीज़ हेल्प कीजिए, मेरी वो नहीं सुन रही हैं। शिवम बोला, चलो, और उसके साथ आगे बढ़ गया। देव पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शिवम आराम से। शिवम ने उसकी तरफ देखकर पलके झपका दिया और आगे बढ़ा कि सामने देखते हुए उसकी सांसें ही अटक चुकी थी। उधर की मिट्टी इतनी खराब हो चुकी थी कि किसी भी टाइम मलबे में परिवर्तित हो सकती थी और त्रिवेणी उसी पर खड़ी होकर सामने पहाड़ों और खाइयों को देख रही थी। शेरा बोला, सर प्लीज़, मैं जाना चाहता था लेकिन मैं ट्रेंड नहीं हूँ इसलिए नहीं गया। शिवम बोला, आई कैन, और एक रस्सी कुछ दूर एक गाड़ी में बांध कर दूसरा सिरा खुद के कमर में बांध लिया और किसी तरह हिम्मत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मिट्टी का सच में कोई भरोसा नहीं था और वो पूरा एरिया रेड अलर्ट हो चुका था। कुछ देर बाद शिवम उसके पीछे खड़े होते हुए बोला, क्यों हमेशा जान लेना चाहती हो, मार दो ना एक ही बार। त्रिवेणी ने सुना तो जल्दी से घूमी, लेकिन वो नीचे गिरती तब तक शिवम ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और आगे की सारी मिट्टी खाई में गिर गई। सबने एक साथ चिल्लाया, लेकिन कुछ देर बाद सब सही था। शिवम उसे वैसे ही उठाकर सबके पास लाया और दूर करके देखा तो वो अब तक बेहोश हो चुकी थी। देव उसे देखते हुए बोला, इसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है शिवम, तुम जाओ, मैं और अंगद यहाँ का देख लेंगे। शिवम बोला, लेकिन? देव बोला, नहीं कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए अब सब कुछ ठीक करो, और अगर फिर भी तुम्हें लेकिन वेकिन करना है तो उसका चेहरा देखो, ज़रूरत है इस समय उसे तुम्हारी। शिवम ने हाँ में सर हिला दिया। तब तक शेरा भागते हुए आया और त्रिवेणी को देखते हुए बोला, इन्हें क्या हुआ है सर? और जैसे ही उसे हाथ लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, शिवम ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। शेरा बोला, मुझे इसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। शिवम कड़क आवाज़ में बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लेकर जा रहा हूँ। शेरा उठते हुए बोला, प्लीज़ जल्दी चलिए सर। शिवम उसे लेकर आगे बढ़ते हुए बोला, तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा, तुम जाओ। शेरा बोला, अरे ऐसे कैसे सर, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता जब तक कि इनकी फैमिली वाले नहीं आ जाते। शिवम त्रिवेणी को गाड़ी के आगे बैठाकर बेल्ट लगाते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये कौन है? शेरा बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके भरोसे तो इसे नहीं छोड़ सकता ना। शिवम बैठते हुए बोला, हेल्प के लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम जाओ। शेरा उसे देखते हुए बोला, ऐसे कैसे मैं आप पर यकीन कर लूँ, जब तक इसे होश नहीं आ जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बोलते हुए पीछे आकर बैठ गया तो शिवम भी गाड़ी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए मोड़ लिया। 1 घंटे के शाम के बाद कैसे कैसे वो हॉस्पिटल पहुँचे। शिवम उसे उठाकर अंदर ले गया। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे देखते हुए बोला, वैसे तो बुखार है, लेकिन आगे रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, आप लोग बाहर इंतज़ार कीजिए। देव का कॉल आया तो शिवम ने उसे बता दिया कि अभी सब ठीक है। शेरा कुछ सोचते हुए उसके पास आते हुए बोला, एक बात पूछनी थी। शिवम बिना उसे देखे बोला, पूछो। शेरा बोला, वो आपकी कौन है? क्योंकि आपको देखकर इतना तो कोई भी बोल सकता है कि कुछ तो रिश्ता है आपका उनसे। शिवम बिना किसी भाव के बोला, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। शेरा हड़बड़ाते हुए बोला, क्या सच में वो आपकी गर्लफ्रेंड है?
शिवम ने घूर कर उसे देखा तो सेरा हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ओके ओके समझ गया, फिर भी एक बार कंफर्म करने के बाद मैं चला जाऊंगा। शिवम कुछ नहीं बोला तो वो भी त्रिवेणी के होश में आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद नर्स बाहर आकर बोली, सर वो पेशेंट को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं उनसे। सेरा बोला, मैं? शिवम बोला, डोंट बी ओवर स्मार्ट, बोलकर आगे बढ़ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो त्रिवेणी उसे देखकर उठने लगी। शिवम जल्दी से उसके पास आकर बोला, इसलिए मुझसे दूर जा रही थी, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा है ना? क्या करूँगा तुम्हारे बिना? कौन है जिसके लिए जीऊँगा? कुछ भी नहीं। मारना चाहती हो ना? एक काम करो, और अपना रिवॉल्वर उसे देते हुए बोला, लो मार दो, उसके बाद जो मर्जी करना। यार हो गई गलती, कुछ समझ नहीं आया था उस समय, तो डांट नहीं सकती थी या फिर मार देती ना, मैं समझ जाता, और अगर फिर नहीं समझता तो दो और लगाती। हक जताने के बजाय छोड़कर चली आई, और अब ये सब तो अब मुझे भी नहीं है जीना, मार दो मुझे। त्रिवेणी उसे लगातार देखे जा रही थी, कितने भाव उसके चेहरे पर आ जा रहे थे। शिवम आंखों में आंसू लिए बोला, किल मी डेविल किल मी। त्रिवेणी रिवॉल्वर आगे फेंक कर उसके गले लग गई। शिवम उसे दूर करते हुए बोला, नहीं आज तुम मार दो, सबका टॉर्चर सह लूँगा, लेकिन तुम्हारी बेरुखी हर पल जलाती है, सांसें रोक देती है, उसका क्या करूँ? इसलिए मारो मुझे। त्रिवेणी उसके सीने से चेहरा लगाते हुए बोली, तो आपने क्यों बोला दूर जाने के लिए मुझे? एक बार सोचा भी नहीं? अरे नहीं जाना था दूर आपसे, 2 महीने से आपका इंतजार कर रही थी, फिर अचानक से किसी को बोल दो, सब कुछ खत्म, कैसे जिएगा वो? हाँ, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत करके इस बार तो बचा लिया, फिर कभी खुद से दूर किया ना तो सच में महादेव की कसम खुद को नहीं बचा पाऊंगी मैं। शिवम उसे बाहों में कसते हुए बोला, अब कहीं नहीं जाने दूंगा, और वो वजह ही मिटा दूंगा जिसकी वजह से लोग तुम्हें मुझसे दूर करें। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे शादी करनी है, करोगी? अब किसी की कोई परमिशन नहीं चाहिए, क्या साथ दोगी मेरा, जिससे मैं पूरे हक से तुम्हें अपने पास रख सकूं? त्रिवेणी ने हाँ में सिर हिला दिया तो शिवम उसके फोरहेड पर किस करके बोला, आई लव यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू। त्रिवेणी भी अब सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ तो शिवम उससे दूर होकर दरवाजे पर देखने लगा तो सेरा मुस्कुराते हुए खड़ा था। त्रिवेणी ने उसे देखा, फिर शिवम को, तो शिवम ने उसे अंदर आने को बोला। सेरा अंदर आकर त्रिवेणी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, अब तो दोस्ती कर लो, इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। त्रिवेणी ने शिवम की तरफ देखा तो उसने पलके झपकाकर परमिशन दे दिया। त्रिवेणी ने उससे हाथ मिलाया तो सेरा मुस्कुरा कर बोला, अब कभी तुम इन्हें छोड़कर मत जाना, कभी कभी परिस्थिति खराब होती है, लोग नहीं तो प्लीज, हर इंसान को भगवान बार बार मौका नहीं देता। त्रिवेणी बोली, थैंक यू। सेरा बोला, यार इतनी पसंद आ गई क्या मेरी बातें? त्रिवेणी उसे घूरते हुए बोली, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी हेल्प की उसके लिए बोल रही हूँ। सेरा उड़ते हुए शिवम को देखकर बोला, सर संभालिए अपनी अमानत को, और प्लीज़ अब दूर मत जाने दीजिएगा। फिर दोनों को बाय बोलकर जल्दी से बाहर चला गया। शिवम अब त्रिवेणी का हाथ पकड़कर कुछ देर तक उससे बात करता रहा। त्रिवेणी उसकी बातें सुनते सुनते कुछ देर में सो गई तो शिवम उसे लेटाकर बाहर चला गया। शाम को त्रिवेणी सर झुकाकर बैठी थी और सामने वर्तिका और साक्षी बैठी उसे घूर रही थी। बाकी अंगद, शिवम और देव हाथ बांधे खड़े तीनों को देख रहे थे। साक्षी अब उठते हुए बोली, वर्तिका चलो, इसे हमारी ज़रूरत नहीं है, इसे जिसकी ज़रूरत है वो सामने है, तो बाकी इसे किसी की क्या ज़रूरत। उसके उठने के पहले ही त्रिवेणी ने उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, सॉरी ना यार, माफ़ कर दे, आज के बाद फिर कभी नहीं होगा प्लीज़। साक्षी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है सारी की, और ना ही माफ़ी मांगने की। वर्तिका चल ना यार। त्रिवेणी ने वर्तिका की तरफ देखकर मासूम सा फेस बनाया तो वर्तिका साक्षी का हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली, जाने दो, माफ़ कर दो ना, जब ठीक हो जाएगी तो नाराज़ हो जाना, और साथ में मैं भी हो लूँगी। साक्षी मुँह बनाते हुए बोली, इसका हमेशा का है, लेकिन ये बस लास्ट बार समझ लो, इसके बाद इसने कुछ भी किया ना तो फिर समझ लेना, फिर मैं कभी भी इससे बात नहीं करूँगी। वर्तिका ने सर हाँ में हिलाया तो साक्षी त्रिवेणी के गले लगते हुए बोली, लास्ट है, समझ लेना। अंगद अब सांस बाहर निकालते हुए बोला, कम से कम अब तो तूफान शांत हुआ, मैंने सोचा था आज भूकंप आने से कोई नहीं रोक सकता। सबने सुना तो एक नज़र अंगद को देखकर साक्षी को देखने लगे। वर्तिका ने देव को देखा तो वो उसे बाहर चलने का इशारा करते हुए बाहर निकल गया।
उसके पीछे वर्तिका भी बाहर निकल गई। साक्षी उठकर अंगद को घूरने लगी और त्रिवेणी शिवम उन दोनों को देख रहे थे और सोच रहे थे अब आगे कौन सा बम फूटने वाला है। कुछ सेकंड बाद साक्षी बिना उससे कुछ बोले बाहर चली गई तो अंगद को कुछ समझ नहीं आया तो शिवम और त्रिवेणी को देखते हुए बोला, सॉरी वो मैं देखता हूँ, बोलकर वो भी बाहर चला गया। त्रिवेणी शिवम को देखते हुए बोली, साक्षी को क्या हुआ, वो बिना कुछ बोले कैसे बाहर चली गई। शिवम अब उठते हुए बोला, वो दोनों अपना देख लेंगे, मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज पेपर बनवा कर आता हूँ। हम आज होटल में रहेंगे और कल वापस घर चल रहे हैं, तब तक आराम करो। त्रिवेणी बोली, मैं अकेले। शिवम उसके पास आते हुए बोला, बस थोड़ी देर और चश्मिश, उसके बाद तो हमेशा साथ ही रहना है। उसके बोलने में त्रिवेणी इतनी खो गई कि उसका हाथ कब शिवम के गालों पर चला गया उसे पता ही नहीं चला। देखा, फिर कॉफी रखते उसका हाथ बोला, आ जाओ, अभी के लिए लगाते हुए बोला, फिर बाहर चलकर कुछ खा लेंगे। त्रिवेणी वर्तिका उसके पास आकर बैठते हुए बोली, इससे भी काम हो जाएगा। देर तक दोनों ऐसे ही रहे, फिर शिवम उससे दूर होते हुए बोला, देव ब्रेड पर जैम लगाकर उसे दे दिया तो वर्तिका लेकर साथ में अंदर आते हुए बोले, कोई जरूरत नहीं है, चलो हम दोनों ने कर दिया सब कुछ। त्रिवेणी बोली, और साक्षी वो कहाँ है। वर्तिका बोली, देव मुझे भूख लगी है, आप दोनों कुछ लाओ ना कैंटीन से, फिर चलते हैं। देव शिवम के साथ बाहर चला गया तो वर्तिका त्रिवेणी से बात करने लगी। इधर साक्षी दूसरी तरफ आकर सीढ़ी पर बैठ गई। कुछ देर में अंगद उसे ढूंढते हुए उधर आया और उसके साइड में बैठते हुए बोला, सॉरी। साक्षी कुछ नहीं बोली और वैसे ही बैठी रही। अंगद कुछ देर तक उसके बोलने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब साक्षी कुछ नहीं बोली तो अंगद फिर से कुछ बोलता उसके पहले ही साक्षी उठकर अंदर जाने लगी। अंगद उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सॉरी यार, बस मुझसे निकल गया था। बोलते बोलते वो रुक गया क्योंकि तब तक उसके मुंह पर एक जोरदार चाटा लग चुका था। साक्षी उसे देखते हुए बोली, हाउ कैन यू टच मी। फिर उसे घूरते हुए बोली, इतना उड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, समझे। तो आगे से छूना तो दूर, बोलने से पहले भी 10 बार सोचना कि किससे बात कर रहे हो। बोलकर जल्दी से अंदर चली गई। अंगद अभी भी सोच रहा था, आज तक किसी ने उसके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया और आज कोई ऐसे ही उसे पीट कर चला गया और वो कुछ नहीं बोला क्योंकि शायद आज पहली बार उसका वहम टूटा था। कुछ देर में सब लोग होटल के लिए निकले तो साक्षी और अंगद दोनों शांत थे। अंगद ने गॉगल लगाया हुआ था। शिवम ने पूछा तो उसने बहाना बनाकर टाल दिया। सब होटल पहुंचे। सब ने 2 रूम लिया, एक में लड़कियां और दूसरे में लड़के रहेंगे। तीनों लड़कियां एक रूम में चली गई और लड़के एक रूम में, लेकिन अंगद कुछ बहाना बनाकर बाहर चला गया। देव ने शिवम से पूछा तो उसने अपने कंधे उचकाते हुए बोला, उसे नहीं मालूम। साक्षी रूम में आई और फ्रेश होने को बोल बाथरूम में चली गई। त्रिवेणी वर्तिका को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लग रहा है, हमारी साक्षी को क्या हुआ है। वर्तिका बेड पर गिरते हुए गाने लगी, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, ऐ दिले बेकरार तू ही बता। त्रिवेणी उसके पास आकर लेटते हुए बोली, सच में। वर्तिका उसे घूरते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगता है। और भूलो मत, सबसे पहले मैं ही इस बीमारी का शिकार हुई थी। तो त्रिवेणी दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुकते हुए बोली, जी देवी जी, इस बात को हम भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते, लेकिन अब अपने इस नए नए प्यार के पंछी पर भी थोड़ा दया दृष्टि ढालिए। वर्तिका बोली, बिल्कुल बालिके, बस थोड़ा सा टाइम दो। फिर दोनों हंसते हुए कुछ बातें करने लगी। जब काफ़ी देर हो गया और साक्षी बाहर नहीं आई तो त्रिवेणी वर्तिका को देखते हुए बोली, यार अब इसका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। वर्तिका उसे घूरते हुए बोली, अच्छा, और ये कौन बोल रहा है, जुग खुद यहाँ आकर गायब हो गया था वो। त्रिवेणी ने मुंह बना लिया तो वर्तिका उठते हुए बोली, अच्छा चल देखते हैं। तब तक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और साक्षी बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वर्तिका उसके पास आते हुए बोली, तेरी आंखों को क्या हुआ, ये इतनी चमक क्यों रही है। साक्षी नज़र इधर उधर घुमाते हुए बोली, वर्तिका मजाक नहीं, और मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और जल्दी से फ्रेश हो जाओ तुम दोनों, मुझे भूख लगी है। त्रिवेणी उसके पास आते हुए बोली, तू ठीक तो है ना। साक्षी अब जबरदस्ती हंसते हुए बोली, मतलब हद होती है यार, मैं ठीक नहीं हूँ और ये बात मुझे ही नहीं पता। जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, नहीं तो सच में मैं तुम दोनों को छोड़कर भाग जाऊंगी, समझी।
तो वर्तिका और त्रिवेणी कुछ देर में चेंज करके उसके साथ बाहर आ गईं। देव और शिवम पहले ही खाना ऑर्डर कर उन सबका ही इंतजार कर रहे थे। तीनों आकर वहीं सभी के साथ बैठ गए। वर्तिका पहला निवाला खाते हुए बोली, वो अंगद कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। देव ने जैसे ही सुना एक नज़र उसे देखा, फिर खाना खाते हुए बोला, वो उसे कुछ जरूरी काम था तो वो वही करने गया है। वर्तिका बोली, देव कम से कम खाना तो खा सकता था ना साथ में, फिर चला जाता, इतनी भी क्या जल्दी थी जाने की। देव वर्तिका को घूरने लगा तो वर्तिका सामने देखकर स्माइल करते हुए बोली, कितना क्यूट लगता है ना, शायद मुझे थोड़ा पहले मिल गया होता तो। देव थोड़ा गुस्से में बोला, अभी भी आज़ाद हो। वर्तिका बिना उसे देखे मतलब पूरा इग्नोर करते हुए बोली, नहीं अब जाना अच्छा नहीं लगता ना, अब मैं किसी का दिल जो नहीं तोड़ सकती, लेकिन कोई नहीं, मुझे यकीन है उसे भी कोई मेरे जैसी लड़की मिल ही जाएगी। देव चेयर पीछे करते हुए टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से में उठकर अंदर चला गया। बाकी सब उसके ऐसे जाने से वर्तिका की तरफ देखने लगे। साक्षी वर्तिका को घूरते हुए बोली, वर्तिका ये क्या है, अब तुम्हें अंगद पसंद आ गया, यार कुछ तो सोच समझ कर बोलना चाहिए तुम्हें। और गुस्से में वो भी बाहर गार्डन की तरफ चली गई। वर्तिका खुद को रिलैक्स करके उठते हुए शिवम और त्रिवेणी से बोली, जस्ट एंजॉय, और त्रिवेणी को देखकर एक आंख दबाकर बोली, मैं मना कर आती हूँ। त्रिवेणी सर झटक कर धीरे से बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता। शिवम उसे अपने हाथों से खिलाते हुए बोला, लेकिन हमारा बहुत कुछ हो सकता है अगर हम चाहें तो। त्रिवेणी ने सर हाँ में हिलाकर एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा दिया। देव रूम में आकर गुस्से में चक्कर काटने लगा तो वर्तिका दरवाजे पर आकर नॉक करते हुए बोली, मैं अंदर आ सकती हूँ। देव ने सुना तो गुस्से में चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को अंदर आने की। लेकिन वर्तिका तो वर्तिका, वो पीछे से उसे हक करते हुए बोली, आई लव यू। देव गुस्से में मुट्ठी बांध कर खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोला तो वर्तिका वापस से बोली, आई लव यू ना। देव अब उसके हाथ को छुड़ाकर उसके सामने आते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले तो वो उसके आगे कुछ और बोलता, उसके पहले ही वर्तिका ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोली, इस जन्म और आने वाले सारे जन्म में मुझे सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं। यकीन नहीं तो आजमा कर देख लो, वर्तिका पूरी की पूरी आपकी है। देव उसके आंखों में देखते हुए बोला, फिर भी इन लबों पर किसी और की तारीफ मुझे मंजूर नहीं। फिर उसके होठों पर उंगली घुमाते हुए बोला, इन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा, और मुझे बस मेरा नाम चाहिए। बोलते हुए उसे अपने गले से लगा दिया। वर्तिका ने भी बिना कुछ बोले आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद वर्तिका देव के गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और देव उसके बालों से खेलते हुए उसके माथे पर किस करके बोला, वर्तिका तुम डिस्टेंस लर्निंग कर लो ना, अब मुझे और दूर नहीं रहना। पता है इन 6 महीनों में क्या हाल हुआ है मेरा, प्लीज़ कुछ करो ना यार, बस अब दूर मत जाओ। वर्तिका आंखें खोल उसे देखते हुए बोली, बस हो गया, तब तो पापा भाई और माँ सबसे बहुत बड़ी हाँक रहे थे, तो अब क्या हुआ। देव उस पर झुकते हुए बोला, अब तुम्हें ऐसे सामने देखकर ऊपर से ऐसा मौसम, दिल जला रही हो मेरा, और फिर बोलोगी मैंने कहाँ कुछ किया। बोल। वो उसके सर पर किस करके उसे प्यार से देखने लगा तो वर्तिका उसके सीने में चेहरा छुपाते हुए बोली, देव ऐसे मत देखिए। देव आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे पता है मेरी लिमिट, बस अब मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। आई लव यू सो मच। वर्तिका वैसे ही उसके गले लगे हुए बोली, मैं माँ से बात करूँगी और कॉलेज में भी देखती हूँ, अगर डिस्टेंस का हो जाएगा तो मैं सच में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, आई प्रॉमिस। देव कुछ देर तक उसे वैसे ही पकड़े रहा, फिर छोड़ते हुए बोला, आज के बाद किसी और की तारीफ किया ना तो बोल। फिर उसकी तरफ झुका, लेकिन वर्तिका जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, अब नहीं, आप बहुत खराब हो गए हो, एक बार शादी हो जाने दो फिर बताती हूँ आपको। देव उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वर्तिका पूरे रूम में दौड़ रही थी और जो भी हाथ में आता उसे देव के ऊपर फेंक रही थी। दूसरे दिन सबके निकलने का प्रोग्राम था, क्योंकि अब मौसम भी अच्छा हो गया था तो सबने सोचा अब वो वापस चला जाए, लेकिन अंगद का कोई पता नहीं था। वर्तिका ने देव से पूछा तो उसने बोल दिया वो कुछ दिन बाद जाएगा। साक्षी ने सुना लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया तो सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सबने डिसाइड किया भोपाल जाने के बाद शिवम और त्रिवेणी कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अगर त्रिवेणी के पापा माने तो ठीक, और नहीं माने तो भी ठीक है। वर्तिका और देव की सीट एक साथ थी और शिवम ने सीट साक्षी से एक्सचेंज कर लिया। साक्षी सबसे आगे एक आंटी के साथ बैठी थी। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए कानों में हेडफोन लगा लिया,
लेकिन आज के गाने भी उसके दिल और दिमाग को सुकून नहीं दे रहे थे। फिर भी आंखें बंद करके वैसे ही बैठी हुई थी। वर्तिका देव का हाथ पकड़ कर बोली, देव। देव बिना उसे देखे बोला, हुक्म कीजिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। वर्तिका उसे देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि ये मुझे बोलना चाहिए था? देव उसका गाल खींचते हुए बोला, माई क्यूट एंड लवली होने वाली वाइफ, अगर आपका ये सवाल होता तो सोचिए मेरा जवाब क्या होता। वर्तिका बोली, कुछ नहीं, और कल घर आ जाइए, नहीं तो मैं माँ से बोल दूंगी। देव चाहते हैं कि अब हमारी शादी जल्दी हो जाए। देव बोला, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं माँ को समझा दूंगा, और उनको तो पता ही है कौन क्या बोलता है और क्या चाहता है। वर्तिका उसे घूरते हुए बोली, देव। देव बोला, सुन रहा हूँ। वर्तिका बोली, ठीक है, तो अब देखना मैं क्या करती हूँ। देव आंखें बंद करके बोला, सोच लो, फिर मुझे कुछ मत बोलना। वर्तिका अब खींचते हुए बोली, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। देव बोला, वो तो मैंने कभी किया ही नहीं। वर्तिका अब गुस्से में मुंह घुमाकर बैठ गई तो देव उसे अपने पास खींचते हुए बोला, आई लव यू, और अब दूर जाने के बारे में सोचना छोड़ दो। मैंने रात को माँ से बात कर लिया है, वो पापा से बात करेंगी और फिर वो कल आकर अंकल से बात कर लेंगे, तो अब आने की तैयारी कीजिए, समझी वर्तिका देवांश पुरोहित। वर्तिका उसके कंधे पर सर रख कर बोली, तो यही बात पहले नहीं बोल सकते थे, परेशान करना जरूरी था। देव बोला, वो क्या है ना, किसी को बिना परेशान किए मुझे नींद ही नहीं आती, तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर। वर्तिका बिना कुछ बोले मुस्कुरा दी। शिवम त्रिवेदी से बात कर रहा था, वो बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी। शिवम बोला, यार चश्मिश, ये क्या हाँ ना बोल रही हो, कुछ और नहीं बोल सकती क्या? त्रिवेदी बोली, हाँ, वो मैं सोच रही थी कि साक्षी इतनी परेशान है, हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए। आप क्या सोचते हैं, मैं सही कह रही हूँ ना? शिवम उसे घूरते हुए बोला, मैं कब से इतना कुछ बोल गया और तुम्हें साक्षी की पड़ी है, मतलब हद होती है यार। त्रिवेदी उसे देखते हुए बोली। त्रिवेदी उसे देखते हुए बोली, नहीं वो मैं, हाँ उसने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी कुछ करें उसके लिए। शिवम बोले, तो करेंगे ना यार, पहले अपनी लाइफ तो सेट कर लें, फिर उसके लिए कुछ सोचते हैं। तुम मेरे साथ चलने वाली हो, बस फाइनल। त्रिवेदी बोली, लेकिन। शिवम बोला, कोई लेकिन वेकिन नहीं, और मैंने बात कर लिया है, कल हमारी शादी है तो आज ही शॉपिंग भी कर लेना, जो चाहिए मेरा कार्ड लेकर ले लेना। त्रिवेदी बोली, आप सच में ऐसे शादी करना चाहते हैं, मतलब बिना फैमिली के? शिवम उसे देखते हुए बोला, कोई और रास्ता है तो बता दो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। त्रिवेदी बोली, पापा। शिवम ने उसे देखा तो वो चुप हो गई। शिवम बोला, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने फिर से कुछ करके तुम्हें मुझसे दूर करना चाहा तो वो सोच भी नहीं सकते हैं मैं क्या करूँगा। त्रिवेदी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, वो कुछ नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। शिवम बिना कुछ बोले सर सिर से टिका दिया तो त्रिवेदी उसका हाथ पकड़कर बोली, माँ से बात हुई है, वो बात करेंगी, एक बार पापा से, क्या पता वो मान जाएं। शिवम बोला, मुझे भरोसा नहीं है किसी पर, तुम्हें है तो करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करो। त्रिवेदी अब कुछ नहीं बोली। अंगद यहाँ कुछ दिन के लिए और रुक गया था, क्योंकि अब वो साक्षी के सामने नहीं जाना चाहता था। आखिर कितना उसके पीछे भागे, जब वो उसे भाव ही नहीं देती तो उसने भी दूर रहने का फैसला कर लिया। साक्षी अपने कसमकस में फंसी हुई थी, उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे अंगद से मिलने के बाद सिचुएशन चेंज हो रहा था, वो खुद सब कुछ सोचकर कंफ्यूज थी। सब भोपाल पहुंच चुके थे, अब बस केवल अंगद ही नहीं आया था। एयरपोर्ट पर सुधा जी और बीरेन जी त्रिवेदी के लेने आए हुए थे। सब बारी बारी बाहर निकले। शिवम ने जैसे ही बीरेन जी को देखा, त्रिवेदी का हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम मेरे साथ चल रही हो और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, बस। देव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, बोलकर आगे बढ़ गया और सुधा जी और बीरेन जी को नमस्ते बोलकर कुछ बात करने लगा। वर्तिका और साक्षी भी आकर दोनों लोगों से मिलकर कुछ आगे चली गईं। अब बस त्रिवेदी और शिवम ही बाकी थे। कुछ देर बाद देव वर्तिका और साक्षी के साथ आगे आकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन शिवम ने बीरेन जी की तरफ एक बार भी नहीं देखा और सुधा जी के पैर छूते हुए बोला, आंटी, त्रिवेदी मेरे साथ मेरे घर जाएगी और हम दोनों कल कोर्ट में शादी करेंगे, आपको अगर आना हो तो आ सकती हैं। बीरेन जी गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फरमान सुनाने की? त्रिवेदी हमारी बेटी है और उसके सारे डिसीजन मेरे होंगे, तुम्हारे नहीं।
सुधा जी उनका हाथ पकड़ रही थी, लेकिन वो इतने गुस्से में थे इस समय कि किसी की बात सुनने को राजी ही नहीं थे। शिवम भी अब थोड़ा गुस्से में बोला, ठीक है तो ले जाकर देखिए, मैं भी देखता हूँ आप इसे मुझसे दूर कैसे लेकर जाते हैं। और शादी तो मैं करके रहूँगा, वो भी आपके सामने। जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, डरता नहीं हूँ मैं आपसे। बीरेन जी उसे देखकर थोड़ा व्यंग में बोले, आखिर खून किसके हो? खून तो अपना असर दिखाएगा ही ना। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो मैंने भी पुलिस बुला लिया है। अगर तुम प्यार से नहीं जाने दोगे तो मैं ज़बरदस्ती ले जाऊंगा। ये मेरी बेटी है तो फैसला भी सिर्फ मेरा होगा। त्रिवेणी कुछ बोलने को हुई, लेकिन तब तक बीरेन जी उसका हाथ पकड़ कर बोले, बच्चा चलो, तुम्हें इस 2 कौड़ी के इंसान के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिवेणी ने दूसरे हाथ से शिवम का हाथ पकड़ लिया तो बीरेन जी उसे देखते हुए बोले, त्रिवेणी मुझे पता है इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है, इसलिए तुम कुछ भी सोच रही हो। बेटा ये सही इंसान नहीं है, मेरे साथ चलो। पापा की बात नहीं सुनोगी? त्रिवेणी कुछ देर शिवम को देखने के बाद बोली, पापा मैंने आपसे ही सीखा है, प्यार करना आसान है और निभाना मुश्किल, और मैं इस मुश्किल को पार करना चाहती हूँ। प्लीज़, शिवम जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और शायद मैं उनसे भी ज़्यादा उन्हें चाहती हूँ। मैं नहीं जी पाऊंगी उनके बिना। प्लीज़ आप मान जाइए ना मेरे लिए पापा, प्लीज़ पापा। बीरेन जी गुस्से में बोले, तुम जानती हो ये लड़का मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी तुम जिद कर रही हो। त्रिवेणी बोली, पापा प्लीज़, आई लव हिम, आई कांट लिव विदाउट हिम। बीरेन जी बोले, त्रिवेणी बेटा बात समझने की कोशिश करो। पापा प्लीज़, त्रिवेणी बोली। बोलते हुए उसके आंसू बीरेन जी के हाथ पर गिरे तो उन्होंने अब उसका हाथ छोड़ दिया और बाहर जाने लगे। फिर कुछ रुक कर बोले, सुधा आज अपने साथ ले आओ, कल शादी के बाद ले जाए जहाँ लेकर जाना होगा। बोलते हुए बाहर निकल आए। सुधा जी त्रिवेणी को गले लगाते हुए बोली, सुन लिया, अब तो चलो। त्रिवेणी ने शिवम को देखा तो उसने पलके झपका कर उसे जाने की परमिशन दे दिया। तो त्रिवेणी अपनी मम्मी के साथ बाहर चली गई। बाकी सब अपने अपने घर चले गए। वर्तिका घर पहुंची तो आरती जी उसे देखते हुए बोली, अरे लाडो, तू तो कुछ दिन बाद आने वाली थी ना फिर? वर्तिका हाल में बैठते हुए बोली, माँ पूछिए मत, और कल त्रिवेणी और शिवम की शादी है तो आना पड़ा। आरती जी उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोली, क्या इतनी जल्दी शादी, और भाई साहब मान गए? वर्तिका बोली, जी नहीं, आपके भाई साहब ने एयरपोर्ट पर कितना तांडव किया, लेकिन आज शिवम भी पीछे नहीं हटा। फिर त्रिवेणी की बातों से मान गए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आरती जी बैठते हुए बोली, मान जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, अभी सब कुछ एक्सेप्ट करने में उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। वैसे तुम्हारा और देव का क्या ख्याल है? तुम दोनों भी शादी कर लो, और अभी तो तुम्हारे पास काफ़ी छुट्टियां भी बची हैं। वर्तिका जल्दी से उनके गले लगते हुए बोली, थैंक यू माँ। प्लीज़ प्लीज़ आप पापा से बात करो ना कि वो हमारी शादी भी अब जल्दी करवा दे। आरती जी उसे घूरते हुए बोली, बेशर्म लड़की, ऐसे कौन बोलता है? वर्तिका मुंह बनाते हुए बोली, मतलब आप नहीं करोगे? आरती जी बोली, सच में मुझे तो अब शक नहीं, यकीन हो गया है, तुम दोनों बाप बेटी एक जैसे ही हो। अपनी बारी आती है तो बस सारी दुनिया जहाँ से कोई मतलब नहीं है। चंद्रिका जी आते हुए बोले, क्या हुआ है भाई, किस बात का ताना हमारी बेटी को दिया जा रहा है, ज़रा हमें भी तो बताइए। आरती जी बोली, ताना नहीं, हकीकत बता रहे हैं आपकी बेटी को आपका। चंद्रिका जी बोले, अच्छा तो ऐसी कौन सी हकीकत है, ज़रा हमें भी तो बताइए जो हमारे ना रहने पर बताया जा रहा है। वर्तिका उठते हुए बोली, आप लोग अपना देख लो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और फिर आरती जी को कुछ इशारा करते हुए अपने रूम में चली गई। चंद्रिका जी बैठते हुए बोले, सच में आज भी आप उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितना पहली बार देखा था। आरती जी अब उठते हुए बोली, बस बस, अब दादा बनने वाले हो तो कुछ तो शर्म कर लीजिए। चंद्रिका जी उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, अब दादा बनने वाले हैं तो क्या हम अपनी बीवी से प्यार करना छोड़ दे? कभी नहीं। आरती जी उनका हाथ छुड़ाकर किचन में जाते हुए बोली, इसलिए कह रहे थे आप और आपकी बेटी बिल्कुल एक जैसे हैं। चंद्रिका जी मुस्कुराकर उन्हें देखते हुए खुद से बोले, भगवान खुश रखे हमारी लाडो को, और हमें कुछ नहीं चाहिए। दूसरे दिन बीरेन जी और सुधा जी ने अब बिना किसी नानुकुर के त्रिवेणी की खुशी में खुद को खुश मानकर उनकी शादी करने का निश्चय किया। उसके बाद रिसेप्शन करके एक पार्टी देने का। वर्तिका और साक्षी त्रिवेणी को तैयार कर रहे थे, लेकिन ना तो साक्षी के चेहरे पर कोई खुशी दिख रहा था और ना ही वर्तिका के। त्रिवेणी ने दोनों को देखा, फिर गुस्से में बोली, एक काम करो, तुम दोनों बाहर निकलो, मुझे तुम दोनों में से किसी की हेल्प नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से।
जब से आई हो मातम फैला कर रखा है। यार शादी मेरी हो रही है और रो तुम दोनों रही हो। वर्तिका मुँह लटका कर बोली। सही है बेटा, कायदे से तो सबसे पहले मेरी शादी होनी चाहिए थी, लेकिन हो तेरी रही है। तो तू ही बता मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। और तुझे सच में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? यहाँ हम तेरे जाने से दुखी हैं और तू खुश हो रही है और हमें सुना भी रही है। साक्षी बोली, छोड़ यार, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, और इसकी तो बात ही मत कर। त्रिवेणी दोनों को बारी बारी देखते हुए बोली, नहीं करनी मुझे। साक्षी बोली, क्या? त्रिवेणी बोली, अब नहीं करनी मुझे कोई शादी। जब पापा मेरी शादी किसी और से करवा देंगे तब खुश हो जाना तुम दोनों। यार कैसे कैसे तो माने हैं, और एक तुम दोनों हो जो मुझे ही सुनाए जा रहे हो। यार कुछ तो शर्म करो। साक्षी और वर्तिका दोनों घूरते हुए बोली, सच में शर्म नाम की चीज़ नहीं है ना तुम्हारे अंदर? हमें पता है, हम दोनों को बेवकूफ़ बनाकर भागने का प्लान है। त्रिवेणी अभी कुछ बोलती उसके पहले सुधा जी अंदर आते हुए बोली, बेटा तैयार हो गए तुम लोग, तो चलो। वर्तिका साक्षी ने एक साथ बोला, हो गया आंटी, बस आ ही रहे थे। सुधा जी आकर त्रिवेणी का सदका उतारते हुए बोली, एक ही बेटी है, उसकी भी शादी ऐसे करनी पड़ेगी, कभी सोचा नहीं था, लेकिन तुम्हारी पापा की जिद ने आज। त्रिवेणी उनके गले लगते हुए बोली, माँ छोड़िए ना, और क्या रखा है रस्मों में, साथ हैं खुश हैं वही बड़ी बात है। साक्षी बोली, हाँ हाँ आंटी छोड़िए ना, क्या रखा है इन फालतू के रस्मों में। फिर धीरे से त्रिवेणी के कान के पास जाकर बोली, और अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा है किसी से मिलने का। त्रिवेणी ने उसे घूरा तो वर्तिका को देखते हुए बोली, यार तुम चलो ना, आप पूछो जीजू से, वो लोग चल दिए क्या? वर्तिका के फ़ोन में मैसेज आता है तो वर्तिका फ़ोन देखते हुए बोली, अब हमें भी निकलना चाहिए। सब लोग निकल गए। कुछ देर में सब लोग कोर्ट के लिए निकल गए। बीरेन जी भी थे, लेकिन वो अलग गाड़ी से थे, जिसमें वो सुधा जी और त्रिवेणी थे। त्रिवेणी ने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया तो उनकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और चेहरा खिड़की की तरफ फेर लिया। सुधा जी उसके दूसरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने को बोली, तो उसने सर उनके कंधे पर रख लिया। शिवम, देव के मम्मी पापा, दिव्या और वर्तिका की फैमिली भी कोर्ट के बाहर पहुंच चुकी थी। कोर्ट के अगल बगल पूरी वीआईपी सिक्योरिटी लग चुकी थी। किसी को बिना काम अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं थी। कुछ देर इंतजार के बाद शिवम देव के पास आकर बोला, देव अगर आज कोई गड़बड़ किया ना तो फिर तू मुझे नहीं रोक सकता, समझ जा, क्योंकि उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनने वाला हूँ, समझा? देव उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, समझा भाई समझा, बस थोड़ी देर और इंतजार कर ले, बस आते ही होंगे सब लोग। और वर्तिका से मेरी बात हुई है, उसने कहा है कि सब लोग निकल चुके हैं, बस किसी भी वक्त आते होंगे। बोलकर गाड़ी से टेक लगाकर शिवम खड़ा हो गया। कुछ देर बाद 3 गाड़ियां रुकी, जिसमें पहले वाले में से वर्तिका, साक्षी, रोहन, रॉकी निकले और दूसरे से वीरेन, सुधा जी और त्रिवेणी बाहर आई तो शिवम अच्छे से खड़ा हो गया। 3 पीस रॉयल सूट में जच रहा था शिवम, और त्रिवेणी ने रेड ग्रीन कलर में लहंगा पहना था, वो भी आज काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर में दोनों ने साइन किया और एक दूसरे को माला पहनाया। सबके कहने समझाने पर दोनों ने पास के मंदिर में, जिसे पहले से ही तैयार किया गया था, दोनों की पूरी विधि विधान से शादी संपन्न हुई और शाम को होटल में एक बड़ा सा रिसेप्शन रखा गया। काफ़ी लोग आए हुए थे जो बारी बारी दोनों को गिफ्ट्स और बधाई दे रहे थे। शिवम आज बहुत खुश था, जो उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था। देव को वर्तिका सुबह से इग्नोर कर रही थी, जो कि देव को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसका हाथ पकड़कर साइड वाले रूम में लेकर जाते हुए बोला, सुबह से इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? वर्तिका इधर उधर देखते हुए बोली, मैं नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं और एसीपी देवांश पुरोहित को इग्नोर नॉट एट ऑल। देव उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, वर्तिका मजाक नहीं, और तुम उन दोनों के साथ क्या कर रही थी? वर्तिका उसे देखते हुए बोली, किसके साथ? देव बोला, वही तुम्हारे दोस्त, आई डोंट लाइक हिम। वर्तिका बोली, देव वो मेरे फ्रेंड है यार, अब इसमें लाइक और अनलाइक वाली कौन सी बात है? देव बोला, अच्छा छोड़ो वो सब बात, और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, माँ पापा से बात हुई है, हमारी शादी की डेट बोले हैं 10 दिन बाद निकल रही है, तो तुम्हें जो भी चाहिए बोल देना, मैं दिला दूंगा। वर्तिका बोली, ठीक है, और अब हमें चलना चाहिए, सब बाहर ढूंढ रहे होंगे। देव उसे देखते हुए बोला, नाराज हो? वर्तिका बोली, नहीं। देव उसे दीवार से लगाते हुए बोला, सच में नहीं हो तो? देव उसकी तरफ बढ़ते हुए। वर्तिका उसे धक्का देते हुए बोली, देव उसे देखते हुए बोला, पता था नाराज हो, इसलिए बोल रहा था, बताओ नाराज क्यों हो? वर्तिका दूसरे तरफ घूमते हुए बोली, कुछ नहीं।
देव वापस से उसे अपने तरफ घुमाते हुए बोला, यार बताओगी नहीं तो सॉल्व कैसे करूँगा। वर्तिका बोली, वो मेरे पास बस 20 डेज हैं और उसके बाद मुझे वापस ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, मतलब शादी के बाद सिर्फ 10 दिन है हमारे पास। देव उसे देखते हुए बोला, तो इस बार चली जाओ और उसके बाद मैं खुद आऊँगा ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे पास। अब जब यूनिवर्सिटी नहीं मान रही है तो क्या कर सकते हैं, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है और 1 साल बस ऐसे ही निकल जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, देखना। वर्तिका की आंखों में आंसू आ गए तो उसके गले लगते हुए बोली, आई लव यू, आई मिस यू अलॉट। देव भी उसको प्यार से पकड़ते हुए बोला, आई लव यू टू। शिवम, त्रिवेणी, वर्तिका, साक्षी, रोहन, रॉकी, देव सभी शिवम के फ्लैट पर आए। उनके फ्लैट को अच्छे से डेकोरेट किया और कुछ देर सबके साथ मस्ती करने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। अब बस शिवम और त्रिवेणी ही बचे थे पूरे रूम में। शिवम दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, चेंज कर लो, ये काफ़ी भारी होगा। बोलते हुए अपने कोट का बटन खोलने लगा। त्रिवेणी उसे देखते हुए बोली, आप यहीं पर क्यों खोल रहे हैं। शिवम बोला, यार अब मैं नहीं जा सकता अंदर, तुम जाओ, कब से पहने पहने थक गया मैं। मतलब हद होती है यार, शादी नहीं पता नहीं क्या हो गया जो इतना सारा पहनना ज़रूरी है। त्रिवेणी ने बैग से साड़ी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो शिवम उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये सब फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, तुम जो पहले नाइट में यूज करती थी वही करोगी, मैं ये सब नहीं मानता। और मेरे सामने हो या किसी के सामने बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी पहले वाली चश्मिश ही चाहिए, दूसरी मिली तो समझ लेना मैं क्या करूँगा। और अलमारी में कपड़े हैं तुम्हारे लिए। त्रिवेणी ने उसकी तरफ देखा तो वो इधर उधर देखते हुए बोला, वो मुंबई से लाया था, फिर ये सब हो गया तो। त्रिवेणी उसके गाल पर किस करके बोली, लव यू, और अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो शिवम उसे देखते हुए बोला, अब लग रही हो मेरी क्यूट सी वाइफ। बोलते हुए उसके दोनों गाल खींच लिए क्योंकि उसने उसके लिए डोरेमन और कार्टून का बना हुआ नाइट सूट लाया था। त्रिवेणी मुंह फुलाकर बेड पर बैठते हुए बोली, मैं आपको बच्ची दिख रही हूँ जो आप ये सब लेकर आए हैं। शिवम उसके पास आकर बैठते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, तुम तो मुझे और उसकी तरफ बढ़ा। त्रिवेणी जल्दी से बोली, स्टैच्यू। शिवम ऐसे ही बैठा रहा तो त्रिवेणी उसके गाल खींचते हुए बोली, अब मैं सोने जा रही हूँ, आपने मेरा खींचा, मैंने आपका, हिसाब बराबर, गुड नाइट। क्योंकि बच्चों को 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं जागना चाहिए। शिवम उसे ना में इशारा कर रहा था तो त्रिवेणी अपने लेट कर बोली, ओके ओवर, और ब्लैंकेट में घुस गई। शिवम उसे ऊपर से पकड़ते हुए बोला, अभी बताऊं बच्चों को कितने बजे सोना चाहिए। त्रिवेणी अंदर से, बोलो बिल्कुल नहीं, और मुझे सच में नींद आ रही है तो आप भी सो जाओ। शिवम उसका ब्लैंकेट खींचते हुए बोला, हे चश्मिश, ये गलत बात है यार, तुम सो नहीं सकती। त्रिवेणी मुंह बाहर निकालकर उसे देखते हुए बोली, तो क्या करूं, जगराता करूं। शिवम बोला, मैं बताता हूं ना क्या करना है, और उसके ब्लैंकेट में घुस गया। वर्तिका अपने रूम में कब से इधर से उधर चक्कर काट रही थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। फिर आकर बेड पर लेटते हुए बोली, देव को कॉल करती हूँ, देखूँ वो सो गए क्या। तब तक बालकनी से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वर्तिका उठते हुए बोली, कौन है। लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोली, कौन है, देखो जो भी है बाहर आओ वरना। तब तक किसी ने उसका मुंह दबा दिया। वर्तिका के घर में आखिर कौन आया है। क्या साक्षी अपनी फीलिंग समझकर अंगद को अपना जीवन साथी बना पाएगी। क्या शिवम और त्रिवेणी की जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। क्या वर्तिका और देव की शादी हो जाएगी। जानने के लिए देखिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अंगद, साक्षी, वर्तिका, देव, शिवम और त्रिवेणी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल अंतिम भाग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।